हेलो हाँ जी शुरू कर रहा हूँ मेरे स्वामी का आनंद लो ठीक है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टार्ट। इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई के वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था शहीद आज़म भगत सिंह ने। 23 मार्च को सारा देश और सारी दुनिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, सब जगह हाँ, मैं गलती से उधर देख बैठ। ठीक, चलो ठीक है, एक सेकंड दोबारा काउंट डाउन दे रहा हूँ। ठीक है 5 4 3 2 1 स्टार्ट। 23 मार्च को जब सारे देश के लोग, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी और दुनिया के कई हिस्सों में लोग शहीद आज़म भगत सिंह को याद करेंगे, तो एक बात ज़रूर याद आएगी कि जब उन्होंने बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत महसूस की और इश्तहार छपवा करके बमों में लपेट करके धमाका किया था इस पार्लियामेंट के अंदर फेंक करके कि मैं पकड़ा जाऊंगा बम फेंकते हुए, मुझ पर मुकदमा चलेगा। और मुकदमे में और चीज़ों के अलावा ये इश्तहार भी जो मैं छाप करके इसके साथ लपेट के फेंक रहा हूँ, ये भी पढ़ के सुनाया जाएगा, ये भी छपेगा अखबारों में। देश की आम जनता को पता लगेगा कि हम किस आज़ादी के लिए मचल रहे हैं, किसके लिए हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। वो बात कौन सी थी? भगत सिंह कहते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए तड़पते हुए हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों, तुम्हें पता होना चाहिए कि आज़ादी केवल गोरे अंग्रेज़ों के चले जाने से नहीं आएगी। बहुत बड़ा ख़तरा है कि गोरों अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा ख़तरनाक काला अंग्रेज बैठ जाएगा तुम्हारी छाती पर मूंग दलने के लिए। आज़ादी के साल पर साल बीतते चले जाएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि विदेशी हुक्मरान तो चला गया, फिर भी हम गरीब क्यों हैं, फिर भी हमारे पास रोटी क्यों नहीं, कपड़ा क्यों नहीं, मकान क्यों नहीं। और तुम चारों तरफ देखोगे, तुम्हें कोई गोरी चमड़ी का नहीं दिखाई पड़ेगा। तुम समझ नहीं पाओगे कि आज़ादी किसे कहते हैं, क्यों लड़ रहे हो, कब तुम्हारी वो मंजिल तुम्हें मिलेगी। भगत सिंह ने हमारे हाथ में इस प्रकार की 3 बातें कही, जिस दिन ये बातें लागू होती हुई दिखाई पड़े, समझना तुम्हारा मुल्क आज़ाद हुआ है। पहली बात भगत सिंह कहते हैं, जिस दिन धरती को चीर करके अनाज पैदा करने वाले किसान के घर में, अपने घर में बहुत अच्छा खाने पीने का सामान आने लगे, तब समझना मुल्क आज़ाद हुआ। जिस दिन मुल्क में दूसरों के लिए कपड़ा बुन करके तैयार करने वाले के अपने माँ बहन के शरीर पर अच्छा कपड़ा हो, तब समझना ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और जिस दिन ईंट के भट्ठे में कोयले की जगह अपना खून जला जला करके, लाल लाल ईंटें पका करके, सिर पर ईंटों को रख करके दूसरों का मकान और महल बनाने वालों का अपना मकान बनता दिखाई पड़े, तब समझना ये मुल्क आज़ाद हुआ है। अपना मकान, मेहनत करने वालों का, खून पसीना बहाने वालों का, इस देश के करोड़ों करोड़े लोगों का अपना मकान कब बनेगा, कब वो दिन आएगा, कब हम इस देश को सचमुच में आज़ाद देश कह सकेंगे। हम नहीं कहते कि अभी देश गुलाम है, लेकिन जो आज़ादी का सपना शहीदों ने लिया था, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, स्वामी श्रद्धानंद हो, कहाँ गए वो सपने, कहाँ गए वो वादे। आज इंसान के पास, करोड़ों इंसानों के पास हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर अपना मकान कहने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर हम इसे आज़ादी, पूरी आज़ादी कैसे कह सकते हैं? हमने इस सवाल के ऊपर बहस करने के लिए आज जिनको बुलाया है, ये वो लोग हैं जो सचमुच में सड़कों पर, फुटपाथों के ऊपर, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं।
महल इनको कभी नसीब नहीं हुआ। शायद दूर से देखते होंगे, तरसते होंगे कि हमारा भी कोई फ्लैट हो जाए, कोई छोटा सा मकान हो जाए। नहीं मिलता इनको। ये लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। दिल्ली की सड़कों पर आकर के, बम्बई से आकर के, मुंबई की सड़कों से, फुटपाथों से उठ करके 10,000, 15,000, 20,000 लोग आए और एक दिन के लिए नहीं, 5-5 दिन तक पड़े रहे। भूखे नंगे लोग, औरतें अपने गोद में बच्चों को लेकर के आईं और जंतर मंतर रोड के ऊपर, पार्लियामेंट के सामने इन्होंने धरना दिया। मैंने जब इनसे पूछा कि मेरे भाई, मेरे बहन, तुम क्यों आई हो इतनी दूर से चल के? कहते हैं हमारे पास मकान नहीं है स्वामी जी। फिर यहाँ कौन देगा तुम्हें मकान? बोले सरकार ने वादा किया, 1,90,000 मकान बनाने का वादा किया महाराष्ट्र की सरकार ने, विधानसभा में किया, तो क्यों नहीं मिल रहा हमें वो मकान? हमने पूछने की कोशिश की, सरकार के बड़े बड़े नेताओं से बात कराने की कोशिश की, लेकिन इनकी बात नहीं हो पाई। जो हुई तो उसका नतीजा निकला, इनके ऊपर पुलिस के आंसू गैस चले, इनके ऊपर पुलिस की लाठियां बरसी और कुल मिलाकर के हुआ ये कि आंसू गैस और पानी के फव्वारे और लाठियों के बरसने से ये फुटपाथ से भी उजड़ गए। वहाँ से भी ये उजाड़ करके इनको तितर बितर कर दिया गया, इनके आंदोलन को कुचल दिया गया। आज ये सवाल लेकर के आए हैं मेरी ये बहनें, मेरी माताएं, मेरे नौजवान साथी कि हमने कौन सा गुनाह किया। 60 साल की आज़ादी के बाद हम एक छोटा सा एक कमरा, एक छोटा सा मकान मांगते हैं। हमें क्यों गोलियों से, हमें क्यों लाठियों से, क्यों आंसू गैस से इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है? आज हमारे पास चर्चा करने के लिए मंगेश मगरे जी हैं। मंगेश जी, मैं आपके आंदोलन से बहुत प्रभावित हूँ। आपने जो भी संगठन बनाया अपना, नवजीवन सहारा विचार मंच, लेकिन इसके माध्यम से जो आंदोलन लेकर के आए आप वहाँ से, और जितना शांतिपूर्ण तरीके से आपने आंदोलन किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। आप इस आंदोलन के एक सरगर्म कार्यकर्ता हैं। मैं अरुण सरदार जी, आपका भी अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप भी इस आंदोलन को जो भी अपनी तरफ से समर्थन, मदद, सहयोग कर रहे हैं। भारती वाघमारे, मैंने आपके तेवर को देखा। आप जब बोलती थी उस समय आपका दर्द उमड़ता था, गरीबों के दिलों में एक विश्वास जगता था कि एक सच्ची बहन हमारा नेतृत्व कर रही है। और हमारे साथ शोभा विट्ठल नायक, एक गरीब घर की हमारी बहन, खुद झोपड़ियों से उठ कर के आई यहाँ पर। मैं आपका भी शोभा जी बहुत बहुत आदर करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब से हम बात करेंगे। तमाम लोग आज मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होंगे कि आज 60 साल की आज़ादी के बाद इस देश के गरीब को रोटी क्यों नहीं है, कपड़ा क्यों नहीं है और मकान क्यों नहीं है। कुछ चंद लोगों के पास मकान होने से क्या देश को मकान मिल गया मान लिया जाए? और कुछ चंद लोगों के पास इतने बड़े बड़े मकान हैं, इतने बड़े बड़े मकान हैं कि कोई हिसाब नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस बम्बई की सड़कों से, फुटपाथों से आप उठ कर के आए मंगेश जी, वहाँ की क्या हालत है? एक तरफ तो लोग चंद्र पे जाने की बात करते हैं और दूसरे तरफ जो मेरे माता और बहनें जो एकदम गंदी जगह पे रहते हैं, जहाँ पे जानवर भी नहीं रह सकता, वहाँ पे लोग रहते हैं जो फुटपाथ पे, झुग्गी में, ऐसे जगह पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को एक हक के घर की एक आशा होती है, क्योंकि उनके सामने जो बड़ी बड़ी बहुमंजिली बिल्डिंगें तैयार हो जाती है, देखते देखते बड़ी हो जाती है। ये लोग देखते रहते हैं कि हम यही हमारा ज़िंदगी झुग्गी और झोपड़ी में कैसे व्यतीत करेंगे।